हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हल कर रहे हैं। अगर आप सीटेट क्रैक करना चाहते हैं तो आज का ये पेपर, आज के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, अब तक हमने सीटेट के 21 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल में डिस्कस किया है, जिसकी सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में सीक्वेंस से मिल जाएंगी, जिनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं पीवाईक्यू नंबर 22, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और एग्जाम कॉन्फिडेंस दोनों को एक नई ऊंचाई देगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आपको बता दें, आज के क्वेश्चंस जो पेपर आपका 19 जनवरी 2023 को हुआ था, पेपर फर्स्ट, ये उसी क्वेश्चन पेपर के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहेगा, डेफिनेटली वो सीटेट को क्रैक कर पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और लास्ट में आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस राइट हुए, सही हुए। क्वेश्चन कहता है, टीचर्स को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जब तक टीचर ये नहीं समझ पाएगा कि किस उम्र का बच्चा कैसे समझता है, कैसे सीखता है, किस क्लास के बच्चे के लिए क्या टीचिंग मेथड अपनाना चाहिए, यदि वो यही नहीं समझता है तो बच्चे को कहाँ बेहतर समझा पाएगा, नहीं समझा पाएगा। इसलिए टीचर को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए किस उम्र तक के बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे समझते हैं, उनका समझ का स्तर यानी कि लेवल क्या होता है, उनके लिए सही टीचिंग मेथड क्या अपनाया जाए, है ना। अब जैसे मान लीजिए कक्षा 1 का बच्चा है, आपको पता है छोटा बच्चा है, तो टीचर को यहाँ पे ये समझ होनी चाहिए कि कक्षा 1 का जो बच्चा है वो चित्र देख करके और सिंगिंग के माध्यम से, है ना, और प्लेवे मेथड के माध्यम से ज़्यादा सीखता है, ज़्यादा समझता है। इसके सामने अगर हम लंबे लंबे सेंटेंस रख देंगे, हार्ड वर्ड्स रख देंगे, तो बच्चा बोर हो सकता है, उसको नहीं भी समझ में आएगा। इसलिए टीचर को उन्हें कहानी के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, सिंगिंग के माध्यम से और खेल खेल के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, है ना। और अच्छा, अब जैसे यहीं पे अब दूसरा बच्चा कक्षा 8 का है मान लीजिए, तो टीचर को यहाँ पे समझ होनी चाहिए कि जो कक्षा 8 का बच्चा है उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है ना, वो तार्किक सोच डेवलप हो जाती है। यहाँ बालक रटने की बजाय जो भी आप समझा रहे हैं उसके पीछे रीज़न क्या है, उसका परिणाम क्या निकलेगा, इन सब चीज़ों को समझने लगता है बच्चा। यहाँ पे प्रयोग करने लग जाता है, डिस्कशन के माध्यम से समझता है और अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस पूछने लगता है। तो टीचर को ये सारी समझ होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट हमसे कहता है कि बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर, कि बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होता है, उनका लर्निंग प्रोसेस कैसे, है ना, डेवलप होता है, अधिगम बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। जी बिल्कुल, इस अर्थपूर्ण और रोचक कैसे बना सकते हैं, जब टीचर को पता होगा कि किस क्लास के बच्चे, किस उम्र के बच्चे किस टीचिंग मेथड के माध्यम से बेहतर समझेंगे, तो उनके हिसाब से टीचिंग मेथड अपना करके बच्चों को उसमें इंक्लूड करके, शामिल करके, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें पढ़ा करके, समझा करके उनके लिए टॉपिक को रोचक बना सकता है ना। जब टीचर चाइल्ड डेवलपमेंट और लर्निंग प्रोसेस को समझ लेता है, तब वो पढ़ाने का तरीका, उसी के माध्यम से वो एग्जाम्पल्स बच्चों के सामने रखना शुरू कर देता है, वैसी ही एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देता है और बच्चे के लेवल के हिसाब से सिखाना शुरू करता है। तो बच्चों के लिए लर्निंग और ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है ना। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अब क्या आर एक की सही व्याख्या कर रहा है? जी बिल्कुल, यानी कि ये कारण बता रहा है कि बाल विकास की समझ क्यों जरूरी है, इसलिए आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, हम ऐसे ही समझाते हैं, डिटेल में समझाते हैं। तो आप यदि सीटेट क्रैक करना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस से आप जुड़े रहें। ठीक है, सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से सीक्वेंस में देखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं, वो मानते हैं कि डेवलपमेंट होता है, कैसे होता है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। डेवलपमेंट निरंतर होता है, रुक रुक करके होता है, संस्कृति आधारित होता है या आनुवंशिकता पर आधारित होता है। यह क्वेश्चन आपके लिए चुनौती भरा क्वेश्चन है, चैलेंज वाला क्वेश्चन है।
अभी तक हम लोग यही समझ रहे थे कि जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हम भी आपको यही समझा रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर, इसमें जो डेवलपमेंट है हमारा उसको कैसे देखा जा रहा है, अलग अलग चरणों में देखा जा रहा है। ठीक है, तो जो सिद्धांत ये मानते हैं कि जो विकास है वो विभिन्न चरणों के तौर पर होता है, वो विकास को कहते हैं कि विकास रुक रुक करके होता है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। हालांकि डिसकंटिन्यूअस बहुत रेयर केस में ये आपका राइट आंसर होगा जब क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, नहीं तो विकास हमेशा कंटिन्यूअस ही होता है, गर्भ से कब्र तक जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे जीन प्याजे हैं, ये जो सिद्धांत हैं जो डेवलपमेंट को अलग अलग स्टेज पर मानते हैं, अलग अलग स्टेज के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये कहते हैं कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है जो रुक रुक करके होता है। और ये लोग कहते हैं कि जैसे मान लीजिए जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसमें 4 चरण दिए हैं जीन प्याजे ने। पहला 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, है ना। तो अब ये सिद्धांत ये कहता है कि बच्चा एक अवस्था से अगली अवस्था में जब जाएगा, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जब जाएगा, तो वो रुक करके और अपने साथ परिवर्तन लेकर के जाएगा, है ना। यहाँ पे 0 से 2 वर्ष का बच्चा था, उसकी अलग विशेषताएं थी, उसका डेवलपमेंट अलग तरीके से था। अब फिर उसमें डेवलपमेंट थोड़ा रुक जाएगा, बच्चे में चेंजेस आएंगे, परिवर्तन आएंगे, फिर वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। फिर वो नेक्स्ट स्टेज में जब जाएगा फिर से उसके अंदर परिवर्तन आएंगे, उसका डेवलपमेंट फिर से थोड़ा रुकेगा। यानी कि ये कहते हैं कि विकास रुक रुक कर, यानी कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन पूछता है कि विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्या करने वाले जो सिद्धांत है वो क्या कहते हैं, वो अलग अलग चरणों पर देखने वाले सिद्धांत कहते हैं कि विकास रुक रुक करके होता है। ठीक है, निरंतर का मतलब तो विकास बिना रुके धीरे धीरे गर्भ से कब्र तक जाता रहता है। मोस्टली आपका आंसर यही राइट होगा, लेकिन जब स्टेजेस की बात करेगा तब हमारा डिसकंटिन्यूअस आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, और फिर है संस्कृति आधारित, इसकी बात करेंगे वाइगोत्स्की, जो कहते हैं कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास समाज और संस्कृति के बीच रह करके ही होता है। आनुवंशिकता पर आधारित होता है, नहीं, डेवलपमेंट केवल आनुवंशिकता पर आधारित नहीं होता है, इसमें आपका पर्यावरण भी साथ में जुड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है डैश समाजीकरण का या की एक प्राथमिक संस्था है, जबकि डैश समाजीकरण की एक द्वितीयक संस्था है। कौन सा? अच्छा, समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण मतलब जहाँ पे बच्चा समाज के तौर तरीके, समाज के लोगों के साथ कैसे उठना बैठना, खाना पीना, सब चीज़ों को समझता है ना। बच्चा बोलना सीखता है, खाना पीना सीखता है, दूसरों का रिस्पेक्ट करना सीखता है, किससे किस तरीके से व्यवहार करना है वो सीखता है, बड़ों का सम्मान करना सीखता है। ये सबसे पहले बच्चा कहाँ सीखता है? क्या सबसे पहले कानून के माध्यम से सीखता है? सबसे पहले सामाजिक नीतियों के माध्यम से सीखता है कि कैसे बड़ों का सम्मान करना है, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे बोलना है? क्या ये पुस्तकालय में जाकर के सीखता है या फिर सबसे पहले परिवार में सीखता है? प्यारे दोस्तों, ये सबसे पहले चीज़ें बच्चा परिवार में सीखता है, इसलिए जो परिवार है ये समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। ओके, अच्छा, इसके बाद परिवार से निकल करके बच्चा कहाँ जाएगा? परिवार से निकल करके बच्चा विद्यालय जाएगा, है ना। तो यहाँ पे विद्यालय सेकंड ऑप्शन है, इसलिए हमारा परिवार और विद्यालय राइट हो जाएगा। ठीक है, द्वितीयक समाजीकरण क्या है? द्वितीयक समाजीकरण मतलब वो प्रोसेस है जिसमें बच्चा घर से बाहर, यानी कि जो अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे सीखता है। जैसे उसका विद्यालय हो गया, उसका फ्रेंड सर्कल हो गया, मीडिया हो गया, है ना। ये सब चीज़ें हमारी द्वितीयक में आ जाएंगी। इनके माध्यम से बच्चे में समाज के बीच कैसे डिसिप्लिन में रहना है, एक दूसरे के साथ कैसे सहयोग करना है, कैसे नियमों का पालन करना है, विद्यालय में बच्चा कैसे कंपटीशन होता है, इन सब चीज़ों को समझता है। तो विद्यालय समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है, परिवार प्राथमिक संस्था है प्यारे दोस्तों। ठीक है, कानून विद्यालय की बात करें तो कानून जो है ये समाज को कंट्रोल करने का एक माध्यम है। लॉ, नियम, कानून, है ना, समाज को कंट्रोल करने का माध्यम है। ये समाजीकरण की प्राथमिक संस्था में नहीं आता। सामाजिक नीति और संस्कृति की बात करें तो ये समाज की व्यवस्थाएं हैं, संस्था नहीं है।
व्यवस्थाएं हैं, संस्था नहीं है प्यारे दोस्तों। इसलिए सामाजिक नीति या संस्कृति जो है ये क्या है, समाज की व्यवस्थाएं हैं, संस्था नहीं है। ओके, पुस्तकालय और आस पड़ोस की बात करें तो ये भी औपचारिक रूप से समाजीकरण की मुख्य संस्थाएं नहीं मानी जाती हैं, बाकी सेकेंडरी में तो आ ही जाती हैं। बाकी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें मौजूद स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है। जो स्कीमा बच्चे के अंदर फिट है उसमें बच्चा क्या करेगा, उसमें बच्चा चेंजेस लाएगा, परिवर्तन करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, ताकि सीधे सपाट तरीके से समझ में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके। उसको क्या कहेंगे, समावेशन कहेंगे, समायोजन कहेंगे, जैविक परिपक्वता कहेंगे, या फिर संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे। ध्यान दीजिए, बच्चा क्या करेगा, अपने स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करेगा, जो स्कीमा उसके अंदर बना है उसमें बदलाव लाएगा। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अकोमोडेशन, इसको कहा जाता है समायोजन। मैं आपको दिखा दूं एक बार थ्योरी। ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको हमने बहुत डिटेल में समझाया है, बड़े प्यार से समझाया है, और यदि आपने ये थ्योरी हमारी नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक इसका ना मिले तो व्हाट्सअप करिएगा, देखिएगा। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि जो बच्चे के अंदर स्कीमा मौजूद है, बच्चे के अंदर जो स्कीमा मौजूद है उसमें बच्चा क्या करेगा, रूपांतरण करेगा, बच्चा उसको मॉडिफाई करेगा। तो बच्चा मॉडिफाई कहाँ पे करता है, बच्चा मॉडिफाई करता है अकोमोडेशन में, समायोजन में, यानी कि पूर्व अनुभव में परिवर्तन करके। पूर्व अनुभव में जो अनुभव उसके अंदर पहले से फिट है, जो स्कीमा पहले से फिट है, उसमें वो परिवर्तन करेगा नई चीज को समझने के लिए, वातावरण के साथ तालमेल बिठाने के लिए वो अकोमोडेशन करता है, समायोजन करता है, जैसे कि बिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे आत्मसात एसिमिलेशन कब करेगा, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ेगा तो एसिमिलेशन करेगा, ठीक है। और जब उसमें परिवर्तन लाएगा तब उसको अकोमोडेशन कहते हैं, तब उसको समायोजन कहते हैं। जो ऑप्शन थे हमारे उसमें उसके ऊपर था समावेशन, यानी कि एसिमिलेशन, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। कि बच्चे ने पहले इस कुत्ते को देख रखा था, फिर उसके सामने नया डॉगी आता है, वो देखता है यार ये कौन सा जानवर है, फिर वो देखता है कि इसके भी 4 पैर हैं, पूंछ है, मूंछ है, ये भी भौंक रहा था, ये भी भौंक रहा है, इसका मतलब ये है कि कुत्ता काला ही नहीं, कुत्ता सफेद भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है। तो उसने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लिया, ये एसिमिलेशन हो गया। लेकिन फिर वो बिल्ली को देखता है और कहता है अरे कुत्ता कैसा है, फिर कहता है क्योंकि इसके भी 4 पैर, मूंछ पूंछ होती है। फिर वो देखता है कि नहीं ये तो भौंक रहा था लेकिन ये तो म्याऊ म्याऊ करती है, यानी कि ये कौन सा है, ये कोई दूसरा जानवर है। फिर वो समझता है कि ये कुत्ता ना होकर के बिल्ली है, तब ये अकोमोडेशन कर लेता है, अपने पूरे अनुभव में परिवर्तन कर लेता है। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। क्या कहते हैं इसको कहते हैं समायोजन। समावेशन आप समझ गए, एसिमिलेशन समझ गए, कि जहां पे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिन्हित की जाती है। यानी कि बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट किस उम्र में आता है। बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट आता है जब बच्चा हमारा होता है 2 से 7 वर्ष का, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में। यहाँ बच्चा कितने साल का है, 2 से 7 साल। यहाँ बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट आ जाता है, यानी कि बच्चा जैसे कि आपसे लकड़ी यानी कि कोई डंडा ले लेगा और उसको तलवार समझ करके चलाने लग जाएगा, ये होता है सिंबॉलिक थॉट। या जैसे उसके पास फोन होगा, मोबाइल फोन ले लेगा और मोबाइल फोन को क्या करेगा, गाड़ी समझ करके या कार समझ करके चलाने लग जाएगा। या कोई छोटा सा खिलौना है उसको कान में लगा लेगा, कहेगा हम किसी से बात कर रहे हैं, उसको वो मोबाइल का सिंबल दे देगा, है ना। तो इस तरीके से ये सिंबॉलिक थॉट बच्चे के अंदर यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। या कोई खिलौने वाली कप ले लेगा और फिर कहेगा मैं चाय पी रहा हूं, तो वो चाय पीने का नाटक करने लग जाएगा, क्योंकि उसने उसको चाय का सिंबल दे दिया है कि ये जो कप है ये चाय से भरी है और मैं चाय पी रहा हूं, है ना। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट डेवलप हो जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जब बालक होता है हमारा 2 से 7 वर्ष। और ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी में बच्चे के अंदर जीववाद का गुण आता है, जिसमें बालक निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है, समझता है। और यहाँ पे बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिज्म की भी क्वालिटी होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है।
आगे बढ़ें। चलिए, बाकी आपको पता है ये होती है हमारी 0 से 2 वर्ष की अवस्था, जहाँ पे बच्चा सिर्फ अपनी इंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को समझ रहा होता है, चीज़ों को देख करके, छू करके, टच करके, मुंह में रख करके समझ रहा होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि होती है हमारी कितने साल की, 7 से 11 साल की अवस्था होती है, जहाँ बच्चे के अंदर कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, बच्चे के अंदर वर्गीकरण आ जाता है, चीज़ों को बच्चा उनके शेप एंड साइज के हिसाब से लगाने लग जाता है। फिर ये लास्ट स्टेज 11 से प्लस होती है, जहाँ बच्चे के अंदर क्या कहते हैं उसको, प्याजे कहते हैं कि ये जो अवस्था होती है जब बच्चा यहाँ पहुँच जाता है, इस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच रखते हैं, है ना। तो ये 11 से 15 वर्ष की होती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी के साथ में चले जाएंगे। अगला प्रश्न लीजिए भाई, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है, यानी कि प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात किसने की है। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में इसकी बात हुई है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में इसकी बात हुई है, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में इसकी बात हुई है, या फिर सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत में इसकी बात हुई है। तो प्यारे दोस्तों, कौन करते हैं जेडपीडी की बात, जेडपीडी की बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की, जिन्होंने सिद्धांत दिया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये बात करते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की। मतलब वो अंतर जो एक तो बच्चा खुद स्वयं सीखने की क्षमता, और फिर दूसरा जो कोई मोर नॉलेजेबल अदर, बच्चे से कोई ज्यादा ज्ञान रखने वाला, उसका पेरेंट्स हो सकता है, उसका कोई साथी हो सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति, उसकी सहायता से जब बच्चा काम करने लगता है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समझिए, एक तो वो स्टेज जहां बच्चा अकेले काम करता है, बच्चा अकेले जितना कर सकता है और फिर किसी की हेल्प से जितना कर सकता है, उसके बीच का अंतर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, मैं इसको एक बार ये दिखा देता हूं आपको। यह है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसको हमने बड़े विधिवत तरीके से समझाया है। इसी में आता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये देखिएगा, यह है देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके अनुसार किसी कुशल या वयस्क साथी की सहायता से बालक के परफॉर्मेंस क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि बालकों में परफॉर्मेंस की क्षमता सीमित होती है। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। बालकों की सीमित क्षमता को बढ़ाने के इस कॉन्सेप्ट को समीपस्थ विकास का क्षेत्र नाम दिया गया। देखिए, ये स्टेज है, एक तो वो है स्टेज जहां बच्चा अकेले काम कर रहा है, दूसरी स्टेज वो होती है जहां बच्चे दूसरे की हेल्प से काम कर रहा है, कैन डू विद हेल्प। जब बच्चे को दूसरे से हेल्प मिलती है तब बच्चा काम कर रहा है। ठीक है, फिर एक स्टेज है जो आउट ऑफ रीच जोन होती है। तो ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ये वो स्टेज है जहां बच्चा कौन सा है, जहां पे बालक एक वो स्टेज जहां अपने खुद वो काम कर पा रहा है, दूसरी वो स्टेज जहां पे बच्चा दूसरे की हेल्प से काम कर पा रहा है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इसमें आपको पता है ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपको पता है, जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं। एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, जिसमें वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत, ये जो सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत है, ये बताता है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व और उसकी जो कामुकता है उस जीवन के 5 अलग अलग स्टेजेस से होकर के गुजरती है, और ये बच्चे के मानसिक और यौन विकास के चरणों की बात करते हैं। इसलिए ऑप्शन इसमें आपका फर्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट रहेगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, आंसर दीजिए इसका। विद्यार्थियों को मिश्रित योग्यता समूहों में काम करने से हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, मिश्रित योग्यता समूह पहली बात तो है क्या, समझिए। मिश्रित योग्यता समूह का मतलब होता है मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप। मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप यानी कि ऐसा ग्रुप जिसमें अलग अलग स्तर की क्षमता रखने वाले बच्चे हैं, वो एक साथ काम कर रहे हैं। यानी कि कुछ बच्चे तेज सीखने वाले हैं, कुछ धीमा सीखने वाले हैं, कुछ मंद बुद्धि हैं, कुछ एवरेज हैं, कुछ प्रतिभाशाली हैं। तो हर प्रकार के बच्चे उसमें हैं। सब एक ही ग्रुप में मिलकर के सीख रहे हैं, या उसमें कुछ सबको एक साथ बैठा करके एक्टिविटी कराई जा रही है। तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे क्या है, जो कमज़ोर बच्चा है वो दूसरे बच्चे से सीखेगा, है ना।
आपस में सीखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। इस चीज़ को हम हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित करेंगे, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। फिर कहता है लाइबागोत्स्की के अनुसार एक अध्यापिका को अधिगम प्रक्रिया के दौरान सांस्कृतिक उपकरणों जैसे किताबें हो गई, कैलकुलेटर हो गया, इन सब चीज़ों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। नहीं, हम इन चीज़ों को प्रतिबंधित नहीं कर सकते, क्योंकि वाइगोत्स्की ने कहा है कि ये जो सांस्कृतिक उपकरण होते हैं, कल्चरल टूल्स होते हैं, ये सीखने के बहुत महत्वपूर्ण साधन होते हैं। इन्हें प्रयोग करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, इसलिए ये भी कट गया भाई। विद्यार्थियों को पाठ प्रदान करना चाहिए ताकि वो अपनी सर्वोत्तम योग्यता को प्राप्त कर सकें। बात बिल्कुल ठीक है, वाइगोत्स्की यही कहते हैं कि बच्चे को स्कैफोल्डिंग यानी कि पाड़ यानी कि ढांचा, टेम्पररी हेल्प प्रदान करनी चाहिए। जहां बच्चा अटक रहा है, फंस रहा है, कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो आपको एक टेम्पररी हेल्प देनी चाहिए ताकि बच्चा उस काम को कर ले जाए, है ना। कोई बच्चा सवाल लगा रहा है, कहीं पे फंस गया, तो आप उसको बता दो कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, इस तरीके से सवाल लगेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बच्चे को एक टेम्पररी हेल्प हो जाएगी और बच्चा फिर अपने सवाल को पूरा कर लेगा। यही कहते हैं वाइगोत्स्की। ये ऑप्शन सी सही हो गया। विद्यार्थियों को सर्वोत्तम अंक पाने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। वाइगोत्स्की जो हैं वो कंपटीशन की बात ही नहीं करते प्यारे दोस्तों। वाइगोत्स्की कंपटीशन की बात नहीं करते। वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं, वाइगोत्स्की बात करते हैं सहयोग की, कि बच्चे एक दूसरे से कॉपरेशन के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से सीखता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर के बच्चा सीखता है ना। कंपटीशन की बात ही नहीं करते, इसलिए ये भी कट जाएगा। ऑप्शन हमारा सी राइट हो गया। कौन सा, सी ऑप्शन राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि सामुदायिक कल्याण के लोकतांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक परंपराओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर में परिलक्षित होती है। कोहलबर्ग की भी पूरी थ्योरी हमने बहुत विधिवत तरीके से आपको समझाई है। नहीं आपने पढ़ी है तो पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैंने पहले ही कहा था कि आज के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको अटकाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, आंसर कीजिए। पहले आप इसका आंसर कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए, कहता है कि सामुदायिक कल्याण के लोकतांत्रिक रूप से स्वीकार किए गए कानून और लोक परंपराओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता। लोक परंपराएं जो हमारे समाज की, हमारे संस्कृति के जो नियम, मूल्य, आदर्श जो भी हैं, हमें उनको फॉलो करना है, उनके हिसाब से चलना है। उसके हिसाब से व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर में परिलक्षित होती है। तो जब बच्चा समाज के नियम कानून के हिसाब से चलता है तो वो स्टेज होती है हमारी सेकंड स्टेज। क्या होती है, परंपरागत चरण होता है। क्या होता है, ये सेकंड लेवल और फोर्थ स्टेज होती है। क्या होता है, सेकंड लेवल फोर्थ स्टेज में आकर के बच्चा, यहाँ पे बालक समाज के द्वारा जो स्वीकार किए गए नियम हैं, जो समाज के कानून हैं, जो परंपराएं हैं, उनका पालन करता है ताकि वो अच्छा नागरिक बन सके। यानी व्यक्ति समाज के नियम, कानून और परंपराओं का पालन करता है, क्योंकि यहाँ पे वो मानता है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना ही सही है। इसलिए बालक यहाँ पे समाज के द्वारा स्वीकार किए गए नियम, कानून, लोक परंपराओं का पालन करता है। तो वो सेकंड लेवल और ये फोर्थ स्टेज हो जाएगी। लेवल तो सेकंड है, लेकिन अगर स्टेज पूछ ले तो फोर्थ स्टेज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको जो लेवल फर्स्ट है इसकी विशेषता बता देता हूँ। ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। अभी जो हमारा फर्स्ट लेवल है, पूर्व परंपरागत चरण, ये फर्स्ट लेवल और फर्स्ट स्टेज में बच्चा जो है वो डर के, भय से आज्ञा का पालन करता है। और इसकी जो सेकंड स्टेज रहेगी, सेकंड स्टेज में बच्चा किसी भी काम को करने में अपना फायदा देखेगा। ओके, फिर जब बच्चा यहाँ पे पहुँचेगा थर्ड लेवल में, इसे कहते हैं उत्तर परंपरागत चरण, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें बालक ये मानता है कि नियम लोगों के हित के लिए बने हैं। अगर किसी नियम से किसी को नुकसान हो रहा है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। भाई अगर रेड लाइट तोड़ करके किसी की जान बचाई जा सकती है तो हमें वहाँ पे रेड लाइट तोड़ देनी चाहिए। यहाँ इस स्टेज में आकर के बच्चा ये सोच रखता है। फिर सेकंड लेवल और थर्ड लेवल दोनों ही, तो इसमें ये दोनों ही नहीं है। ऑप्शन हमारा कौन सा, बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा नियम कानून को सर्वोपरि मानता है। ओके, अगला प्रश्न नीचे भाई। क्वेश्चन क्या कहता है,
एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुख्यतः डैश केंद्रित होना चाहिए। प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो है किस पर केंद्रित होना चाहिए? अधिगमकर्ता शिक्षार्थी पर, लर्नर पर, किताबों पर, परीक्षा पर या अध्यापक पर। अच्छा, प्रगतिशील कक्षा कक्ष क्या है? प्रगतिशील कक्षा में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि बच्चे के अनुभव को यहाँ पे महत्व दिया जाता है और बच्चा यहाँ पे खोज करके सीखता है, प्रयोग के माध्यम से सीखता है, एक दूसरे से सहयोग के माध्यम से सीखता है ना। इसलिए कक्षा में हर एक्टिविटी बालक के इंटरेस्ट के हिसाब से, उसकी आवश्यकता के हिसाब से और बच्चे को जैसा एक्सपीरियंस रहा है उस आधार पर करवाई जाती है। यहाँ पे जो सारा काम है वो बच्चे के हिसाब से ही होता है, यानी कि जो कक्षा कक्ष है वो मुख्यतः शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए, बालक केंद्रित होनी चाहिए, जिसमें बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। बालक जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में या जिस टीचिंग मेथड में इंटरेस्ट रखता है, आपको वही अपनाना है। ओके, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप लीजिए। कहता है गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? बॉटली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, हमने आपको खूब समझाया है। देखिएगा, आपको पता है हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, अब तो 10-12 हो गई हैं, एनसीईआरटी में 8 का ही जिक्र है। तो 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, जिसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, जैसे इंटेलिजेंस, जैसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो गया, बॉटली काइनेस्थेटिक हो गया, है ना, और बहुत सारी बुद्धि उन्होंने बताई है। अब इसमें जिस व्यक्ति के अंदर काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है उसकी क्या विशेषता होगी? भाषा को प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता नहीं, ये योग्यता उसके अंदर होगी जिसके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छी होगी, जिसकी भाषा पर पकड़ अच्छी होगी, है ना। जिसके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छी होती है उनकी भाषा प्रयोग करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, जैसे नेता हो गए, आपके कवि हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट नहीं है। अगर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस लिखा होता तब ये ऑप्शन राइट हो जाता। समस्याओं का तार्किक रूप से विश्लेषण करने की क्षमता, ये किसके अंदर होती है? जिसके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है। यहाँ पे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस नहीं पूछ रहा है। शाब्दिकता के स्थान पर चित्रात्मक रूप में चिंतन करना, ये उनके अंदर होता है जिनके अंदर विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस होती है, जो कि यहाँ पे नहीं है। दृढ़ शारीरिक योग्यताएं एवं समन्वय होना, ये ऑप्शन हमारा राइट है, क्योंकि जिसके अंदर काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है वो अपने शरीर पर, वो क्या करते हैं, उनका अपने शरीर पर बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है। जैसे प्लेयर्स हो गए, खिलाड़ी हो गए, इनके अंदर बॉटली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। आप देखते हैं क्रिकेट के फील्ड में कैसे प्लेयर्स दौड़ करके फील्डिंग करते हुए बॉल को कूद करके पकड़ लेते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं। अगर हम लोग हों उनकी जगह पर तो हम लोग बिखर जाएं, लेकिन उनका कुछ नहीं होता, क्योंकि उनका अपनी बॉडी पर फुल कंट्रोल है, ठीक है। या जैसे जो डांसर होते हैं कैसे अपनी बॉडी को मूव कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो क्या, उनके अंदर बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। या जो एक्टर होते हैं, है ना, तो उनके अंदर ये इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है, देखिए आपको मैं बता दूं कि हम एक एक जगह से क्वेश्चंस उठाते नहीं हैं, हम सारे पीवाईक्यू पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ही हल कर रहे हैं, है ना। हम एक एक क्वेश्चन पेपर एक क्वेश्चन यहाँ से उठाएं, एक क्वेश्चन उस पेपर से उठाएं, एक क्वेश्चन वहाँ से उठाएं, तो उससे क्या होगा कि कई सारे क्वेश्चन छूट भी सकते हैं, या बड़े क्वेश्चन छूट जाएंगे, या कोई छोटा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए हमने पीवाईक्यू ही जो है कि चूज किए कि मैं सारे पीवाईक्यू 2024 से लेकर के 2018-17 तक के पीवाईक्यू हम आपको कराएंगे। अभी तक हम 2023 तक ही चल रहे हैं और 22 क्वेश्चन पेपर हो गए। तो इस तरीके से अगर आप क्लासेज अटेंड करेंगे तो ये मान के चलिए आप सीडीपी का जो पोर्शन रहेगा उसमें 30/30 मार्क्स लाने का यही एक तरीका है, बाकी कोई तरीका नहीं है, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। लेवाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है? बच्चों के भावनात्मक विकास की घोतक है, यानी कि इंडिकेटिव ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन है? नहीं, ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वाइगोस्की ने भाषा को मेनली जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जोड़ा है, इमोशनल डेवलपमेंट से नहीं जोड़ा है। वो कहते हैं कि जो भाषा है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास
संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। संज्ञानात्मक विकास से जोड़ा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जोड़ा है, इमोशनल से नहीं जोड़ा है, इसलिए कट जाएगा। ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा बच्चों के क्रियाकलापों और सोच में बाधा पैदा करती है। नहीं, बाधा पैदा नहीं करती है ये। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा बाधा नहीं बल्कि एक हेल्पफुल मीडियम है, यानी कि ये सहायता करती है। क्या करती है? भाषा बच्चों के क्रियाकलाप, बच्चों की एक्टिविटी, उनकी थिंकिंग में इम्प्रूवमेंट लाती है, हेल्प करती है, बाधा नहीं लाती, इसलिए ये भी कट जाएगा। बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो भाषा है वो बच्चों को सोचने समझने की प्रक्रिया को डेवलप करती है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भाषा का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भाषा के माध्यम से बच्चे के अंदर थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, और फिर उन विचारों को भाषा के माध्यम से बच्चा प्रकट करता है। इसीलिए इन्होंने इनर स्पीच और उसको प्राइवेट स्पीच को बहुत महत्व दिया है, निजी भाषण को बहुत महत्व दिया है। ये कहते हैं कि जब बच्चा किसी काम को कर रहा होता है और शब्दों से और अपने मुंह से बोल रहा होता है, तब वो अपने काम को निर्देशित कर रहा होता है और इससे उसका काम और ज़्यादा सुगम, आसान और सरल हो जाता है। तो ये बच्चों के जो भाषा है इसको वाइगोत्स्की ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, बहुत महत्व दिया है। ये कहते हैं कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके लिए भाषा एक हथियार है। ऑप्शन सी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए भाई, अगला प्रश्न नीचे। अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से और नीले रंग को लड़कों से जोड़ना ये क्या दिखाता है? यह जेंडर विविधता है, सकारात्मकता है, रूढ़िवादिता है या फिर समानता है? जब आप किसी स्पेसिफिक कलर को किसी स्पेसिफिक जेंडर से जोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि ये जेंडर रूढ़िबद्धता है, रूढ़िवादिता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। कि आप कह रहे हैं कि गुलाबी रंग लड़कियों का है, नीला रंग लड़कों का है, डॉल गुड़िया से लड़कियां खेलेंगी, कार से बंदूक से लड़के खेलेंगे, लड़कियां ये कपड़े पहनेंगी, लड़के ये कपड़े पहनेंगे। ये जेंडर रूढ़िवादिता को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? जेंडर रूढ़िवादिता को दिखा रहा है। ये जेंडर डाइवर्सिटी नहीं है। डाइवर्सिटी विविधता मतलब जैसे अंतर होना कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये ट्रांसजेंडर है, वो यहाँ पे नहीं है। सकारात्मकता नहीं है, क्योंकि सकारात्मकता मतलब होता है कि सभी जेंडर के प्रति हमें समान भाव रखना है, सभी को समान पर्सपेक्टिव से, सम्मानजनक दृष्टिकोण से देखा जाए। लेकिन यहाँ तो भेदभाव दिख रहा है, लड़कियों को अलग रंग से जोड़ रहे हो, लड़कों को अलग रंग से जोड़ रहे हो। ये जेंडर रूढ़िवादिता है। जेंडर समानता का मतलब कि सभी जेंडर को समान अवसर दिया जाए, सबको समान अधिकार दिया जाए। ठीक है, वो होता है इक्वालिटी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ऑप्शन नंबर सी के साथ में चले जाएंगे। अगला प्रश्न लीजिए भाई, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। कहता है विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? जो बच्चों के अंदर जो रूढ़िबद्ध धारणाएं डेवलप हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं जैसे कि लड़का ऑफिस जाएगा, लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़कियां बच्चे संभालेंगी, घर संभालेंगी, चूल्हा चौका बर्तन करेंगी। तो ये जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं इनको कैसे तोड़ा जाए? इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उसी प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हैं। क्या इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए या फिर इस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को इम्प्रूव करने वाली पुस्तकों और फिल्मों का प्रावधान? नहीं, हमें क्या करना है, जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं उनको तोड़ना है, उनको पोषित नहीं करना है, उनको इम्प्रूव नहीं करना है। इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। प्रभावशाली समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को ही महत्व देना, ये तो फिर जेंडर बायस हो जाएगा कि आप सिर्फ उस ग्रुप को महत्व दे रहे हो जो प्रभावशाली समूह से आया है। ऐसे बच्चे जो अमीर घर के हो सकते हैं, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है ना, तो ये आप एक तरफ झुक गए, ये भी गलत है। हमें सबके प्रति सम्मान भाव रखना है। काट दो इसको। विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित चर्चाओं से बचना, नहीं। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करेगा, हम उन विविधताओं से, हम उन चर्चाओं से बचेंगे नहीं। ठीक है, इस पर हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि भाई देखिए ये गलत है, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे टॉपिक्स पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, है ना। इससे बच्चे का जो अलग अलग प्रकार का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो दृष्टिकोण है, वो समझने को मिलेगा हमें। तो ये भी हम नहीं करेंगे कि इस प्रकार की चर्चाओं से बचें। इसका जो रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने वाला जो पॉइंट है वो है ए, ऑप्शन नंबर ए।
क्योंकि ये कह रहा है कि इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना है जो उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को क्या करते हों, नकारते हों, यानी कि टू प्रेजेंट एग्जाम्पल्स विच डोंट कन्फर्म, यानी कि जो स्वीकार नहीं करते स्टीरियोटाइप को। अगर बालकों में पहले से ही कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएं बन चुकी हैं, जैसे लड़कियां केवल होमवर्क घर का काम करेंगी, या लड़के रो नहीं सकते, लड़के मजबूत होते हैं, तो टीचर को ऐसे पॉजिटिव और अच्छे उदाहरण बच्चों के सामने रखने चाहिए जो इन गलत धारणाओं को तोड़े। इससे बच्चे समझ पाते हैं कि हर बालक, हर व्यक्ति, हर जेंडर, लड़का हो या लड़की हो, वो अपनी क्षमता, अपने रुचि के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर सकता है, चाहे उसका लिंग, उसका वर्ग, उसका धर्म, उसकी सभ्यता, संस्कृति, बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी फ्रीडम के हिसाब से, अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से अपने काम को चुन सकता है। ठीक है, ऐसे उदाहरण हमें रखने चाहिए। जैसे लड़कियां कोई पायलट उड़ा रही हैं, लड़कियां मतलब जहाज उड़ा रही हैं, पायलट हैं, ठीक है, तो हमें उनका उदाहरण देना चाहिए। लड़की साइंटिस्ट है, हमें उसका उदाहरण देना चाहिए। और जैसे राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट का उदाहरण देना चाहिए, जो रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे उदाहरण रखने चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। 14 यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक अध्यापिका कक्षा सत्र खत्म हो जाने के बाद, यानी कि अपना पीरियड पूरा पढ़ा लेती है, उसके बाद की बात है। तो पीरियड खत्म हो जाने के बाद अपने विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के सर्वाधिक प्रभावित करने वाले पहलुओं या सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखने के लिए कहती है। यानी कि जो टीचर है वो अपना पीरियड पूरा पढ़ा लेती है, उस पीरियड में उसने जो भी चैप्टर पढ़ाया, जो भी टॉपिक पढ़ाया, अब जो टीचर है वो बच्चों से कह रही है कि बच्चों, तुम्हें इस क्लास में, इस पीरियड में जिस पॉइंट ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, ठीक है, या जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे उनको लिखिए। ठीक है, लिखने के लिए कहती है, जिससे कि वो ये समझ सके कि विद्यार्थियों ने क्या ग्रहण किया। क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद अब बच्चों से टीचर कह रही है खत्म होने का पीरियड कि जो तुम्हें समझ में आया उसको लिखिए। ठीक है, या जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखिए। ओके, इससे ताकि वो समझ सके कि बच्चों ने कितना समझा है, बच्चों के कितना समझ में आया, और वो अपने अध्यापन के अगले चरण के बारे में विचार कर सके। अध्यापिका द्वारा यहाँ किस प्रकार के आकलन का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपके? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो टीचर है वो बालकों से कक्षा के बाद ये लिखवा रही है कि उन्होंने क्या सीखा या किस पॉइंट ने उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। इससे टीचर ये समझ पाएगी कि बच्चों ने कितना सीखा है, कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। अगर बच्चों को अच्छा समझ में आ गया होगा तो कल टीचर नया टॉपिक शुरू कर देगी, नया चैप्टर पढ़ाएगी। नहीं समझ में आया होगा तो यही टॉपिक रिपीट करेंगे। ये जो प्रोसेस है इसको हम रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। सीखने के दौरान मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, जो रचनात्मक आकलन होता है। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी होती है कि रचनात्मक आकलन चैप्टर के बीच बीच में भी किया जाता है कि हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बीच में भी बच्चों से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ताकि हमें पता लगता रहे कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। योगात्मक आकलन जो होता है ये पूरा जब सत्र खत्म हो जाता है, आपका पूरा ईयर खत्म हो जाएगा, लास्ट में जो आपसे एग्जाम वगैरह करवाए जाते हैं वो हमारा समेटिव इवैल्यूएशन या फिर समेटिव असेसमेंट होता है, जो पूरा सत्र खत्म हो जाने के बाद होता है। असतत आकलन क्या होता है? असतत यानी जिसको हम कहते हैं नॉन कंटिन्यूअस असेसमेंट, ऐसा मूल्यांकन जो लगातार या नियमित रूप से नहीं किया जाता बल्कि कुछ समय में होता है, धीरे धीरे। जैसे मान लीजिए तिमाही एग्जाम हो गया, छमाही एग्जाम हो गया, फलाना एग्जाम हो गया, ऐसे गैप पर होता है ये। ठीक है, क्या होता है? ये गैप पर होता है। ठीक है, और जैसे वार्षिक परीक्षा, मैंने कहा ना, वार्षिक परीक्षा हो गई, हाफ ईयरली एग्जाम हो गया, सेमेस्टर का एग्जाम हो गया, इन सब में होता है। रूब्रिक्स की बात करें, रूब्रिक्स क्या होता है? रूब्रिक्स एक असेसमेंट टूल होता है जो ये बताता है कि कोई भी काम, जैसे कोई प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, कोई भी प्रेजेंटेशन है, उसको किस बेस पे या किस लेवल तक उसको उसका आकलन किया जाए, तो वो एक टूल माना जाता है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने। शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को किस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? यानी कि बच्चों के अंदर हमें क्या करना है? क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, जहां बच्चा चीज़ों को गहराई से समझ सके, एनालिसिस कर सके, तर्क लगा सके, है ना, तो वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग।
तथ्यों को कंठस्थ करने के लिए नहीं, यहाँ बच्चा कुछ भी गहराई से नहीं सोचेगा, तर्क नहीं लगाएगा, अपना दिमाग नहीं लगाएगा, सिर्फ रट्टा मारेगा। ये चीज़ गलत है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें बच्चों के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करनी, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को ज्यों का त्यों नकल करके लिखने के लिए, इसमें बच्चा अपना दिमाग लगाएगा ही नहीं लगाएगा, हटा दो। अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोणों पर विमर्श करने के लिए कहना, बात ठीक लग रही है। नेक्स्ट देखते हैं, अपने विचारों को दूसरों से साझा न करने और अकेले होकर काम करने के लिए। जब बच्चा अपने विचार दूसरों तक नहीं रखेगा और दूसरे के विचारों को नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, तो भी उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी। ये भी हटा दो। ऑप्शन सी यहाँ पे बेस्ट है, जहाँ अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोण, यानी कि जो उनके सहपाठी हैं, बच्चे के जो सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं, वो किसी भी टॉपिक पर, किसी प्रॉब्लम पर अपने अलग अलग विचार रख रहे हैं, अपना अलग अलग दृष्टिकोण दे रहे हैं, यानी कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, जो बच्चे हैं वो अलग अलग विचार रख रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को किस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि आपको बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जहाँ बच्चा गहराई से सोचे, तर्क करे, दिमाग लगाए, है ना, इस चीज़ को प्रमोट करना है बच्चे के अंदर। तो आप क्या करेंगे, बच्चों को कंठस्थ करने के लिए कहेंगे नहीं, रट्टाफिकेशन से बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, है ना। और श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को ज्यों का त्यों नकल करके लिखने के लिए आप कह देंगे, इससे भी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, क्योंकि बच्चे का दिमाग इसमें नहीं लग रहा है। अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोणों पर विमर्श करने के लिए कहेंगे, बात ठीक लग रही है। अपने विचारों को दूसरों से साझा न करने और अकेले होकर काम करने के लिए, जब बच्चा अपने विचार दूसरों तक नहीं रखेगा, दूसरे के विचारों को नहीं सुनेगा, तब भी वो उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी। क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन ये है कि अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए जो बहुविध दृष्टिकोणों पर विमर्श करने के लिए हम बच्चे से कहेंगे, क्योंकि जब बच्चा, उसके जो क्लासमेट हैं, वो किसी प्रॉब्लम पर या किसी टॉपिक पर अपने अलग अलग विचार रख रहे हैं, तो अब बालक जो है वो उनके विचारों पर विचार कर रहा है। आई बात समझ में, उस टॉपिक पर जो बच्चे अलग अलग विचार दे रहे हैं, अब बालक यहाँ पे उन विचारों पर विचार कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, तर्क लगा रहा है, उन विचारों पर गहराई से मंथन कर रहा है। इससे बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो करके रहेगी, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, किसी कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते समय टीचर को विभिन्न परिवेशों से संबंधित उदाहरण देने चाहिए। बिल्कुल, अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर रहे हैं तो आपको अलग अलग परिवेश से संबंधित उदाहरण यहाँ पे लेने चाहिए। अलग अलग विभिन्न परिवेशों से जुड़े उदाहरण का मतलब है कि अलग अलग समाज, संस्कृति या आर्थिक कंडीशन या भौगोलिक कंडीशन से जो बच्चा जहाँ का है, जैसा है, उसके हिसाब से उदाहरण आपको रखने चाहिए। ठीक है, जैसे कोई बच्चा गाँव से आया है और आपका आज का जो टॉपिक है वो वाटर है, पानी के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, तो अब आप बच्चे के लिए क्या करें, जो गांव का बच्चा है वो कैसे समझेगा, आप उसके लिए कुएं की बात करें, तालाब की बात करें, नहरों की बात करें, नदी नाले की बात करें, है ना। तो गांव का बच्चा उन चीज़ों को समझेगा, क्योंकि गांव में कुएं भी होते हैं, तालाब भी होते हैं, छोटी छोटी नहरें भी होती हैं, है ना। वहाँ से, क्योंकि उनसे बच्चे हैं जो गाँव के, वो उनके पेरेंट्स उस नदी नाले से अपने खेतों में सिंचाई करते हैं, तो बच्चा उन चीज़ों से जल्दी समझेगा। जो शहर का बच्चा है उसके लिए आप टंकी की बात करें, नल की बात करें, वाटर सप्लाई सिस्टम की बात करें, बच्चा वहाँ से समझेगा। तो सभी बच्चों को जोड़ने के लिए आप अलग अलग जगह से उदाहरण ले सकते हैं। भाई अगर आप मान लीजिए आज का आपका टॉपिक फेस्टिवल है, त्यौहार है, तो आप अलग अलग जगह से उदाहरण लीजिए। जैसे आप दिवाली की बात कीजिए, आप ईद की भी बात कीजिए, आप क्रिसमस की भी बात कीजिए, दशहरे की बात कीजिए, लोहड़ी की बात कीजिए, ताकि किसी भी जाति धर्म का बच्चा हो उसको अपनापन फील होना चाहिए कि हमारी भी बात हो रही है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो ये बात बहुत अच्छी है कि अलग अलग परिवेशों से उदाहरण लेने चाहिए। अधिगमकर्ता जो बालक है शिक्षा के साथ एक जुड़ाव की भावना विकसित कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पे हमारी भी मौजूदगी जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, या हमारा होना भी यहाँ पे क्या है कि अगर हम हैं तो उसका भी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, वो अपने आप को जोड़ पाते हैं कि हमारी भी बात हो रही है भाई,
मुस्लिम बच्चा कहेगा हमारी क्रिसमस की बात हो रही है या हम भी इम्पोर्टेंट है। सिख बच्चा कहेगा हमारे लोहड़ी की बात हो रही है, हम भी इम्पोर्टेंट है ना, या गुरु पर्व की बात हो रही है। हिंदू का बच्चा कहेगा हमारी दिवाली की बात हो रही है। तो सब अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे आपस में। अगर उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित उदाहरण और अनुभवों की चर्चा में शामिल किया जाता है तब की बात है ये, तब बच्चा अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। बात दोनों ही सही है, और एक ही सही व्याख्या करता है, क्योंकि यही कारण है कि अध्यापिका को ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो सभी बच्चों को आपस में जोड़ सके। इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है। शिक्षा में समावेशन मतलब यहाँ पे बात हो रही है समावेशी शिक्षा की, ठीक है, समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा क्या कहती है? सबका साथ सबका विकास, यानी कि हम सबको साथ में लेकर के चलेंगे, चाहे कोई बच्चा कैसा भी हो, कोई मंद बुद्धि हो, एवरेज हो, प्रतिभाशाली हो, दृष्टिबाधित हो, श्रवणबाधित हो, कैसा भी बच्चा हो, हम सबको एक छत के नीचे बैठा के पढ़ाएंगे, यानी कि एक साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। शिक्षा में समावेशन मतलब, इसका मतलब क्या होता है? ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें हर बच्चा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, लड़का हो, लड़की हो, गांव का हो, शहर का हो, या शारीरिक मानसिक स्थिति से चाहे वो जैसा हो, सबको एक ही स्कूल और कक्षा में समान अवसर दिए जाएंगे ताकि हर बच्चा साथ में सीख सके, ठीक है। आए बस समझ में? तो समझ गए कि शिक्षा में समावेशन का मतलब क्या होता है? किसी को भी शिक्षा से बाहर ना करना, यानी हर बच्चे को सम्मान देना, उसको स्वीकार करना और सहयोग के साथ उसको पढ़ाई में शामिल करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प के क्रियान्वयन द्वारा आप शिक्षा में समावेशन कर पाएंगे, या अधिगम के लिए व्यवहारवादी उपागम का उपयोग करेंगे, या अगम यानी पहुंच से बाहर आधारभूत ढांचा विकल्पित करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, कोई ऐसी चीज़ जो बच्चों के पहुंच से बाहर है, क्या वो बच्चों को इंक्लूड कर पाएगी? क्या वो चीज़ बच्चों तक पहुंच पाएगी? या भाई पहुंच से बाहर ही है तो ना वो बच्चों तक पहुंचेगी ना बच्चे उस टॉपिक तक पहुंचेंगे, ये तो बिल्कुल गलत ही है, ठीक है। सहयोग और संप्रेषण को निरुत्साहित नहीं, सहयोग और संप्रेषण को हम क्या करेंगे? डिस्करेज नहीं, इनकरेज करेंगे। इसलिए ये भी गलत हो गया भाई, है ना, क्योंकि वाइगॉत्स्की यही कहते हैं कि बच्चा सहयोग संप्रेषण से सीखता है, और ये आप और ये डिस्करेज कर रहे हैं, ये गलत हो गया। 2 पॉइंट बचे हैं। तो शिक्षा में समावेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन के क्रियान्वयन द्वारा। कहने का मतलब है कि UDL इसको कहते हैं, UDL कहते हैं, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। ये एक ऐसा टीचिंग मेथड होता है जिसमें शुरू से ही इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हर प्रकार के बच्चे, चाहे बच्चा तेज सीखने वाला हो, धीमा सीखने वाला हो, कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, स्पेशल चाइल्ड हो, या चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आया हो, सबको समान रूप से सीखने को मिले। मतलब एक ही तरीका सबके लिए नहीं, बल्कि कई तरीक़ों से सिखाना है ताकि हर बच्चा अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर सके। वो होता है हमारा यूनिवर्सल डिज़ाइन, सार्वभौमिक यानी सबके लिए है, ठीक है। कई तरीक़ों से सबको सिखाना है, ओके, ताकि हर बच्चा अपने आप को यहाँ पे जुड़ा हुआ महसूस करे। यहाँ पे व्यवहारवादी उपागम नहीं होगा, क्योंकि व्यवहारवादी उपागम जो है ये सीखना, ये कहता है कि सीखना जो है वो व्यवहार में बदलाव है। अगर व्यवहार में बदलाव हुआ है तभी बच्चा सीखेगा। ये जो है वो पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखने पर जोर देता है। इसके बाद आपके BF स्किनर करेंगे जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी। इसकी बात आपके पावलोव करेंगे जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी। तो ये भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, बेस्ट ऑप्शन है हमारा ए, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प के क्रियान्वयन द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है? ADHD, श्वलीनता, या डिस्लेक्सिया, या फिर डिस्कैल्कुलिया। देखिए बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया नहीं कर पा रहा है और कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, यानी कि बच्चा ऑटिज्म है, इसको ASD से ग्रसित है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जो बच्चा ग्रसित होता है वो समाज के लोगों के साथ संपर्क करने में झिझकता है, पीछे हटता है, अपनी बात रखने में हेजिटेशन होता है उसको कि अपनी बात को कैसे रखे, कैसे शुरू करे, कैसे कंटिन्यू करे, कैसे ख़त्म करे, है ना। और ऐसे बच्चे आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते लोगों से, ठीक है। ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत कम होता है। तो ये जो है सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाता, लोगों के साथ मिलजुल करके रहने में या मिलने जुलने में इसको दिक्कत होती है। और अगर इनके डेली रूटीन में थोड़ा सा भी बदलाव कर दो तो इनको दिक्कत होने लगती है। तो ये सारी विशेषताएं हैं
ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे की, स्वालीनता वाले बच्चे की। ADHD से ग्रसित जो बच्चा होता है उसको वो अपना ध्यान कंसंट्रेट नहीं कर पाता। वो क्या नहीं कर पाता? वो चीज़ों पर, टॉपिक्स पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। ध्यान न्यूनता की दिक्कत इसको होती है, ध्यान नहीं लगा पाता चीज़ों पर, ठीक है। बहुत हाइपर एक्टिव होता है, बड़ा चंचल होता है, उछल कूद मचाता रहता है, एक जगह टिक करके नहीं बैठ सकता। डिसलेक्सिया वाला बच्चा पढ़ने लिखने में इसको दिक्कत होगी, शॉ को वाज पढ़ देगा, वाज को शॉ पढ़ देगा, है ना। और शब्द लिखेगा तो कहीं कोई स्पेलिंग छोड़ देगा, कहीं कोई स्पेलिंग ज़्यादा बढ़ा देगा। डिस्कैलकुलिया वाला बच्चा मैथ्स में इसको दिक्कत होती है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लीजिए, क्या कहता है? अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। बच्चा कैसा है? उसको देखने में दिक्कत है, बेचारे को दिखता नहीं है, ठीक है। अनुदेशनात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस उपागम को अपनाएंगे? बच्चा कैसा है? दृष्टिबाधित है, बच्चे को थोड़ा दिखता कम है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण पर बल देना। एक बात बताओ, बच्चे को दिख नहीं रहा है, उसके लिए आप चीज़ें लाओगे विजुअल प्रेजेंटेशन, जो सिर्फ दिखाई देती हैं, जैसे इमेजेज हो गई, पिक्चर्स हो गए, चार्ट पेपर हो गए, कि उसके किस काम के? किसी काम के नहीं है। जब उसको दिखाई नहीं देता तो हटा दो इसको। विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का उपयोग करना। जी बिल्कुल, जो बच्चा दृष्टिबाधित है उसके लिए ऐसी चीज़ें लाओ जो वो टच करके फील कर पाए, है ना। तो ऐसे यहाँ पे टीचर को ऐसी सामग्री देनी चाहिए जिसे बच्चा छू करके, महसूस करके, सुन करके इसको समझ सके। भाई ब्रेल लिपि में किताबें हो गई, या जो रेज्ड डायग्राम्स होते हैं, उभरे हुए चित्र होते हैं, है ना, उभरे हुए होते हैं तो उनको टच करके फील कर लेता है। और भी चीज़ें जो टच करके फील कर पाए, ऐसी चीज़ें बच्चों के लिए लाओ। तो उसको हम टैक्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको टैक्टाइल कहते हैं, ठीक है। टैक्टाइल मटेरियल बच्चे के लिए लेकर के आना चाहिए यहाँ पे, ये ऑप्शन बेस्ट है। अनुदेशन के समय विद्यार्थी से बहुत दूर खड़े होना, ये कोई बात नहीं हो कि बच्चे से बहुत दूर खड़े हो। स्वतंत्र रूप से पढ़ने और समझने के लिए प्रिंटेड मटेरियल देना। प्रिंटेड मटेरियल उसके किसी काम का नहीं है भाई। जब तक चीज़ें रेज्ड ना हो, उभरी हुई ना हो, तब तक उसके किसी काम की नहीं है। हटा दो इसको भी। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा था? बी ऑप्शन राइट हो जाता है हमारा। अगला प्रश्न लीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन। रियान ने 3 वर्ष की अवस्था में ही बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और सहयोग के कविताएं और गीत रचना आरंभ कर दिया था। बताओ, 3 साल का बच्चा कविताएं और गीत लिखना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। कंपोज करना शुरू कर दिया था भाई 3 साल में ही, और वो बिना किसी बाहरी अभिप्रेरणा के आनंद भी लेता है। कोई बाहरी प्रेरणा नहीं चाहिए कि हम तुमको इतना पैसा देंगे, रुपया देंगे, ये गिफ्ट देंगे, वो इनाम देंगे, वो सब नहीं। उसको अपने आप को काम करने में मजा आता है। ये विशिष्ट रूप से किसका उदाहरण है? ये भैया प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान है। गिफ्टेडनेस बच्चा है जो 3 साल में ही उसने जो है कंपोज करना शुरू कर दिया पोएम्स और सॉन्ग्स को। प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान है ये कि 3 साल में बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी हेल्प के उसने कविताएं और गीत लिखने शुरू कर दिए भैया, है ना। और वो भी सब अपने आनंद के लिए करता है, कोई इनाम या दबाव के लिए नहीं। ये दिखाता है कि उसमें नेचुरल हाई एबिलिटी है, जन्मजात हाई एबिलिटी है बच्चे के अंदर। बच्चा गिफ्टेड है भैया, प्रतिभाशाली हो जाएगा। औसत बुद्धि वाले बच्चा ऐसे नहीं कर पाते भैया, और हम लोग मोस्टली सब औसत वाले ही होते हैं। डिसलेक्सिया है नहीं, ऑटिज्म भी नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? गिफ्टेडनेस का उदाहरण हो जाएगा ये। 21 नंबर क्वेश्चन लीजिए। अवलोकन द्वारा अधिगम को सुगम करने के लिए, किसके द्वारा? अवलोकन के द्वारा, ठीक है, अवलोकन के द्वारा। एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं को सबसे पहले क्या करने का सुझाव देना चाहिए? अच्छा, एक बात बताओ कि अवलोकन द्वारा अधिगम को सरल बनाना है, यानी कि जहां बच्चा चीज़ों को देख करके फिर समझ सके। क्या करें? देख करके समझ सके, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर को पहला स्टेप क्या सुझाव देना चाहिए? उनके द्वारा अनुकरण की गई क्रियाओं का आकलन करने के लिए कहना, प्रतिमान की क्रियाओं को ध्यान करना, प्रतिमान की क्रियाओं को याद करना, प्रतिमान की क्रियाओं का अनुसरण और अभ्यास करना। जब आप बच्चों से कह रहे हैं कि आपको लर्निंग करनी है थ्रू ऑब्जर्वेशन, पहले उसको ध्यान से देखो फिर ये काम करो, तो क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या करेंगे? देखिए, पहला स्टेप करेंगे कि प्रतिमान की क्रियाओं को ध्यान करना, यानी ध्यान से देखना, ध्यान करना नहीं, ध्यान से देखना, क्रियाओं को ध्यान करना, ये याद करना है। आकलन,
अनुसरण, नहीं बेस्ट ऑप्शन यही है, प्रतिमान की क्रियाओं को ध्यान करना, पेइंग अटेंशन टू द एक्शंस ऑफ मॉडल। यानी जब टीचर या कोई व्यक्ति कुछ कर रहा हो तो बच्चे को ध्यान से देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तभी बच्चा बाद में उसे याद रख पाएगा और उसको प्रैक्टिस कर पाएगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था कि जब बच्चे दूसरों को देख करके सीखते हैं तो टीचर को उन्हें सबसे पहले क्या करने के लिए कहना चाहिए? तो टीचर को कहना चाहिए कि सबसे पहले ध्यान से देखो कि व्यक्ति क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, उसके बाद ही तुम अपने आप उसको कर पाओगे। इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले ही आप असेसमेंट नहीं करवा सकते, याद करना तो फिर रेक्टिफिकेशन की बात हो जाएगी। प्रतिमान की क्रियाओं का अनुसरण और अभ्यास, ये भी आपका जो है रेक्टिफिकेशन में ही आ जाएगा। बेस्ट ऑप्शन ये है कि क्रियाओं को आप ध्यान से देखिए, अटेंशन, पेइंग अटेंशन, ध्यान दीजिए उन एक्शंस पर जो कर रहा है सामने वाला, फिर तुम्हें वैसे करना है। क्योंकि बच्चा कैसे सीखने वाला है? यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के द्वारा, देख करके ही सीखने वाला है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर, खुद के लर्निंग पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाएगा? जो बच्चे कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हैं वो इसका आंसर फटाक से कर देंगे, और जो नए बच्चे होंगे उनके लिए बड़ा कठिन क्वेश्चन है ये। यानी कि विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर विमर्श, कि मैंने कितना सीखा, मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा कठिन है मुझे, या जैसे अगर एग्ज़ाम आ गया है तो बच्चा ये एनालिसिस करता है मुझे कितना याद है, कहाँ कहाँ छूट रहा है, मुझे कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है, किस तरीके से मैं जल्दी सीखता हूँ, मेरी कमी क्या है, मेरी अच्छाई क्या है। यानी अपने अंदर झांक करके देखना, इसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन। क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन। ठीक है, अपने सोचने और सीखने के तरीके पर सोचना। यानी जब विद्यार्थी ये समझने लगते हैं कि वो कैसे सीख रहे हैं, उन्हें क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, और वो अपनी सीखने की स्ट्रैटेजी में सुधार कैसे कर सकते हैं, तो ये अधिसंज्ञानात्मक क्षमता कहलाती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला प्रश्न नीचे कहता है, एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों के उनके परिवेश से संबंधित अनुभवों की अनदेखी करनी चाहिए। नहीं, पूरा गलत ऑप्शन, गलत स्टेटमेंट है ये, कि जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी परिवेश से, अपने एटमॉस्फेयर से, अपने आसपास से जो भी जानकारी लाए हैं, है ना, आपको उन्हें समझना है। क्या करना है? बच्चों का जो अनुभव है, जो भी उनका एनवायरनमेंट से वो समझ कर के आए हैं, आपको उन्हें समझना है, उनसे जुड़ करके पढ़ाना ही तो अच्छा शिक्षण कहलाता है। अगर यहाँ पे अध्यापक बच्चों के अनुभव को अनदेखा कर देगा तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो बच्चों के एक्सपीरियंस को आपको महत्व देना है, चाहे जो भी वो सीख करके आए हैं, समझ करके आए हैं, आपको उसी के आधार पर नया ज्ञान देना है। आप अनदेखा नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। विद्यालय में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग करके होना चाहिए, ये भी गलत ऑप्शन है हमारा। क्योंकि जो भी आप बच्चे को सिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो हमेशा बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़ करके पढ़ाना चाहिए। बच्चों के डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा समाज और संस्कृति के माध्यम से ही बेहतर सीखता है। तो हम इसको बच्चों के समाज और संस्कृति के कॉन्टेक्स्ट से अलग कैसे कर सकते हैं? भाई दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे गलत हो जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? कौन सी बात है जो अधिगम के बारे में सही नहीं है? अधिगम में अपने आसपास के पर्यावरण के साथ अंतःक्रियाएं शामिल होती हैं, बिल्कुल शामिल होती हैं, ये सही है, हमें गलत ढूंढना है। ठीक है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जी, जब तक बच्चा एक्टिव नहीं है, चाहे जितना प्रयास कर लो बच्चे को सिखा नहीं पाओगे, ये भी सही है, हमें गलत ढूंढना है। अधिगम व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है जी, बिल्कुल अधिगम व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, जैसे बच्चे का इंटरेस्ट हो गया, बच्चे का मोटिवेशन हो गया, बच्चे का माइंड हो गया, मस्तिष्क संज्ञानात्मक क्षमता, अगर बच्चा अच्छा फील कर रहा है ना, बच्चे की भावनाएं प्रभावित करते हैं यहाँ पे। अगर बच्चा अच्छा फील कर रहा है, अच्छा सीखेगा, डर है, भय है, चिंता है, बच्चा नहीं सीखेगा, है ना। तो ये इसके व्यक्तिगत कारक भी प्रभाव डालते हैं। अधिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है, नहीं, ये गलत है, यही हमें ढूंढना था। क्या? यही तो ढूंढना था। ये अधिगम के बारे में सही नहीं है, क्योंकि सीखना समाज,
हमारा परिवार, हमारा फ्रेंड सर्कल और स्कूल से जुड़ करके ही होता है, अलग नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन लीजिए, जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है, अटक गया है बच्चा यहाँ पे भैया, एक ही तरीके से हल करने पर अटक जाता है कि ये प्रॉब्लम हल होगी तो इसी एक तरीके से होगी, इसमें कोई दूसरा तरीका लग ही नहीं सकता, तब वो किस अवस्था में है? उच्च स्तरीय चिंतन है उसके अंदर, या फिर एनालॉजिकल थिंकिंग है, फंक्शनल फिक्सनेस है, या रिस्पॉन्स सेट है? प्यारे दोस्तों यहाँ पे बच्चा एक ही चीज़ पर अटक गया है, इसको कहते हैं प्रक्रियात्मक स्थिरता। बच्चा फिक्स्ड हो गया है कि इस प्रॉब्लम का यही एक सॉल्यूशन है, वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हल करने के तरीके सोच ही नहीं पाता, एक ही चीज़ पर क्या होता है, अटक जाता है ना। तो जैसे उसने पहले चीज़ों को हल करते हुए देखा है या अपने आस पड़ोस में देखा है, किसी को देखा है, उसी पर वो अटक गया है, इसको प्रक्रियात्मक स्थिरता कहते हैं। यानी कि वो उस पर नया प्रयोग करने की कोशिश नहीं करता, उस पर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता नहीं है, उसके लिए नए थॉट्स अपने अंदर नहीं लाता, है ना, वो हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए उच्च स्तरीय चिंतन नहीं है, क्योंकि उच्च स्तरीय चिंतन अगर बच्चे के अंदर होता तो बच्चा क्रिएटिव होता, बच्चा एनालिसिस करता, बच्चे के अंदर फ्लेक्सिबल थॉट्स होते, है ना, बच्चा नए तरीके से उस प्रॉब्लम को हल करने के तरीके सोचता, है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चा एक ही तरीके में अटक गया है, तो ये गलत हो जाएगा। अनुरूपक एनालॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एनालॉजिकल थिंकिंग में क्या करते हैं, हम नई प्रॉब्लम को पुरानी प्रॉब्लम से जोड़ करके फिर हल करते हैं कि आज का ये सवाल, अच्छा जो हमने पहले सवाल लगाया था ये उसी पर बेस्ड, शायद ये उसी तरीके से लगेगा, जो फॉर्मूला उसमें लगाया था वही हम यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो आप नई सिचुएशन को पुरानी सिचुएशन से कंपेयर करके और फिर इसको हल कर लेते हैं, ये होता है एनालॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। प्रतिक्रियाओं का समुच्चय यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जब जैसे मान लीजिए जब बालक के अंदर या बालक के माध्यम से सीखी गई जो अलग अलग क्रियाएं हैं या जो उसकी हैबिट्स हैं, उनका जब ग्रुप होता है, ठीक है, उन क्रियाओं का या उन आदतों का जो समूह है जो किसी सिचुएशन कंडीशन में अपने आप सामने आ जाता है, उसको प्रतिक्रियाओं का समुच्चय कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप हर क्वेश्चन का आंसर जल्दी देने की आदत बना चुके हैं, अब कोई नया क्वेश्चन आए तो आप बिना सोचे समझे वही पुराना तरीका अपनाने लगते हो, बस सोचा समझा नहीं, फटाक से आंसर दे दिया, ये आपका क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स सेट हो जाएगा, आपकी हैबिट्स बन चुकी है उस तरीके की, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स सेट हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर प्रक्रियात्मक स्थिरता, जब आप एक ही प्रॉब्लम के एक ही सोल्यूशन पर अटक जाते हो। अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है, गलतियों के बारे में क्या सही है? त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं है। क्यों नहीं है भाई? गलतियों से तो पता लगता है कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कहाँ मिस्टेक कर रहा है, क्या चीज़ इसको समझाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि कोई भूमिका नहीं है। त्रुटियां अर्थपूर्ण होती हैं और उन पर चर्चा होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि त्रुटियां मीनिंगफुल होती हैं। त्रुटियों के माध्यम से ही तो पता लगता है कि बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, कहाँ इसको दिक्कत है, क्या समझाना चाहिए, किस मेथड से पढ़ाना चाहिए, है ना, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अध्यापक द्वारा त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, गलत बात, ध्यान देना चाहिए। त्रुटियों को नकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा ही संबोधित किया जाना चाहिए, मतलब कि अगर बच्चे ने गलती कर दी है तो उसको निगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि बच्चे को डांटो, डपटो, गधा, नालायक, मूर्ख, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, या उसके 4 से डंडे लगा दो। क्या आप ऐसा करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, निम्न में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति मोटिवेट कर सकता है? जब बच्चा बोर हो रहा हो तब वो लर्निंग के प्रति मोटिवेट होगा, या बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा डर हो तब वो सीखने के लिए प्रेरित होगा, या एक होप, एक उम्मीद, एक आश की किरण हो तब वो सीखने के लिए प्रेरित होगा, या फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हो। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया उम्मीदों पर टिकी है, ये दुनिया होप के सहारे, आशा के सहारे टिकी है। आज नहीं तो कल अच्छे दिन आएंगे, इस सहारे सब जी रहे हैं, इसी पर आगे बढ़ रहे हैं। आज नहीं तो कल अच्छे दिन आएंगे, यानी कि एक आशा, एक उम्मीद की किरण, एक सकारात्मक अपेक्षा विद्यार्थियों में कॉन्फिडेंस लेकर के आती है, उत्साह लेकर के आती है। यही इमोशन, यही भावना उन्हें सीखने के लिए और सफलता पाने के लिए प्रेरित करती है। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी लगे पड़े हैं, आप लोग भी
अब बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर भी एक उम्मीद की किरण है, एक आशा की किरण है। आज नहीं तो कल सीटेट क्रैक होगा, भर्ती आएगी और हम सरकारी शिक्षक बन पाएंगे। इसीलिए आप अधिगम के प्रति अभी प्रेरित हैं, आप सीख रहे हैं, मजबूरी में सीख रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक उम्मीद की किरण अभी भी जाग रही है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है? अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है। देखिए, विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हैं, ये तो अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान है कि बच्चा यहाँ पे मोटिवेटेड है तभी तो क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, ये अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान है। कक्षा में एकदम सन्नाटा है, यहाँ तक कि जब अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए कि तुमने क्या सीखा, तुम्हें क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, जब टीचर ऐसी बातें पूछ रहा है फिर भी क्लास में सन्नाटा है, तो भैया इसका मतलब है बच्चा मोटिवेट नहीं है, बच्चा सीख नहीं रहा है, बच्चा एक्टिवेट नहीं है, एक्टिव नहीं है ना। ये अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है। इसका मतलब आपकी टीचिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत है, या तो आपने क्लास में बहुत डर का माहौल बनाया है ना, डंडे के बल पे सबको नचा रहे हो, तभी क्लास में सन्नाटा है कि बेटा अगर एक शब्द भी गलत बोल गए तो ये सर बहुत ज़ोर से चांटा मारेंगे, है ना। तो ये अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है। क्लास में सन्नाटा नहीं होना चाहिए। शिक्षार्थियों को अपनापन का अगर बोध है क्लास में तो ये अच्छी चीज़ है, बच्चा मोटिवेटेड फील करेगा, अपनापन जुड़ाव महसूस होगा क्लास में उसको। विद्यार्थी पूर्व अधिगम और नवीन अधिगम में अंतर कर पाते हैं, इसका मतलब बच्चा सीखने के लिए प्रेरित है ना। अगर सन्नाटा है तो सीखने के लिए प्रेरित नहीं है। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है? कौन है, कौन सा ऑप्शन इसमें है जो अधिगम में, बच्चे के सीखने में बाधा पहुंचाएगा? योग्यता के संवर्धिगत दृष्टिकोण पर विश्वास होना। संवर्धिगत दृष्टिकोण पर विश्वास होने का मतलब यहाँ पे ये है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू ये मानता है कि बुद्धि और योग्यता प्रयास से बढ़ सकती है। ये अधिगम को प्रोत्साहित करता है, बाधा नहीं डालता। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है। ये अधिगम में पहुंचाने की संभावना इसे नहीं है। ये अधिगम को प्रोत्साहित करता है कि मैं कोई चीज़ हमको नहीं आ रही है तो हम इसको सीख सकते हैं, प्रैक्टिस करके, एफर्ट करके, हाथ पैर मार के इसको हम सीख ही लेंगे ये स्किल को, है ना। तो ये हमारी योग्यता को हम बढ़ा सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है। बाधा कहाँ पहुँचेगी भाई? विशिष्ट पहचान, अस्मिताओं के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना। जब आप रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देते हैं, इससे अधिगम में बाधा पहुँचेगी। ये यहाँ पे बाधा पहुँचाने की संभावना यहाँ से पूरी नज़र आ रही है। जब टीचर या कोई समाज का व्यक्ति या समाज विद्यार्थियों की पहचान जैसे लिंग के आधार पर, जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर रूढ़िबद्ध सोच अपनाते हैं, ठीक है, तो ये विद्यार्थियों में एक हीन भावना पैदा कर देती है ना। तो इससे अधिगम बाधित होता है। तो हमें रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना है। व्यक्तिगत रुचि और स्वतंत्रता को अपनाना, ये भी अधिगम को प्रोत्साहित करता है। कक्षा में भय और अवरोधों को कम करना, यानी कि बच्चों के अंदर डर नहीं होना चाहिए, और कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, अट्रैक्ट करने की बजाय, तो उनको हटा देना चाहिए। ये सब अच्छी चीज़ें हैं, इनको कम करना चाहिए। ठीक है, तो बाधा कहाँ पहुँच रही है? जहाँ भी हम रूढ़िबद्ध धारणा अपनाएंगे वहाँ अधिगम में बाधा पहुँचेगी। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा अगर पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संबंधित ना हो। ये तो गलत बात है। जो चीज़ बच्चे के समाज से, संस्कृत से नहीं जुड़ी है, उसके रियल लाइफ से नहीं जुड़ी है, वो कहाँ से बच्चे के लिए प्रभावशाली हो जाएगी, है ना। हमें ऐसी चीज़ें बच्चों के सामने रखनी है, इस तरीके से पढ़ाना है कि चीज़ें, टॉपिक या कंटेंट बच्चे के समाज से, संस्कृत से, उसकी वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। बहुत ही अमूर्त, यानी कि टोटल बच्चों को इमेजिनेशन में, कल्पनाओं में खोए रखते हो, या मतलब जो चीज़ें सामने ही नहीं है बच्चों के, ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहे हो तो बच्चा बोर नहीं हो जाएगा, ऊब नहीं जाएगा, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पढ़ा रहे हो, है ना, ये भी गलत है। असंबंधित पृथक खंडों में प्रस्तुत की जाए, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप वो टुकड़ों में बच्चों के सामने रखते हो, उनके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, नई जानकारी दे रहे हो, उसका पुरानी जानकारी से कोई लेना देना ही नहीं है, तब भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हो, वेरी गुड। अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा अगर पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु बहुविध विधियों से, यानी कि जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं वो अलग अलग तरीके से बच्चों के सामने आप रख रहे हो, अलग अलग तरीके से समझा रहे हो, डिस्कशन के माध्यम से, डिबेट्स के माध्यम से, या खेल के माध्यम से सिखा रहे हो, चित्र का प्रयोग कर रहे हो, बच्चों को लैब में ले जा रहे हो,
इन सब चीज़ों तरीके से आप बच्चों को सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो आपका अधिगम और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, है ना। बच्चे के दिमाग में वो लंबे समय तक स्टेबल भी रहेगा। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसे रही क्लास कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और यदि आप सीटेट में आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो उसके लिए आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।